हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से जानेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के दौरे पर है। तराली, पुरालो और धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में जमकर प्रचार किया। तराली में बीजेपी प्रत्याशी भूपाल राम टमटा, पुरालो में दुर्गेश्वर लाल और धनौल्टी के प्रीतम पवार के पक्ष में सभाएं की। डोर टू डोर कैंपेन कर जीत का आशीर्वाद मांगा। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री भोपाल वापसी करेंगे। 10 और 11 फरवरी को मुख्यमंत्री एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। आने वाले दिनों में यूपी और पंजाब में भी कई चुनावी कार्यक्रम हैं। से राहु और केजरीवाल राहु केतु घूम रहे हैं। ये राहु केतु विकास को ही ग्रहण लगा देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इधर मध्य प्रदेश में एक बार फिर शराबबंदी का मुद्दा उठा है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बार फिर से अपना बयान देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी का वो समर्थन करती हैं और 14 फरवरी को इसे लेकर विस्तार से अपनी रणनीति पर बातचीत करेंगी। उन्होंने कहा कि सभी लोग शराब के खिलाफ हैं और शराबबंदी को लेकर आखिर इन सबके बाद दिक्कत क्या है। उमा भारती ने मुख्यमंत्री शिवराज से इस विषय पर बातचीत करने की बात कही। भारती के इस बयान का कांग्रेस पार्टी ने समर्थन करते हुए सवाल उठाया कि उमा भारती के मुताबिक सीएम शिवराज और वीडी शर्मा संत हैं। अगर सरकार को साधु संत चला रहे हैं तो फिर शराबबंदी को लेकर दिक्कत क्या है। शराबबंदी को लेकर सरकार को अपना स्टैंड क्लियर रखना चाहिए। मैं शराब के खिलाफ हूं। मध्य प्रदेश में शराबबंदी होनी चाहिए, इसका मैं पूरी तरह से इसमें विश्वास करती हूं। ये सारे लोग शराब के खिलाफ हैं, तो इसलिए जब सब लोग शराब के खिलाफ हैं तो वो क्या अड़चने हैं जो दूर नहीं हो पा रही, इसके बारे में हम शिवराज जी से बात करेंगे। यदि शराब ही इस प्रदेश की रेवेन्यू बढ़ाने का माध्यम है तो फिर इन संतों को चाहिए कि कैसीनो भी खोल दें। उमा भारती जी शराबबंदी के खिलाफ, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर उस आंदोलन में शामिल होऊंगा। उमा भारती जी इनकी ही पूर्व मुख्यमंत्री, जब वो कह रही है कि शराबबंदी होना चाहिए तो अपना स्टैंड शिवराज जी को देना है। कांग्रेस शराबबंदी का समर्थन करेगी, नशे के खिलाफ मूवमेंट करेगी। कार निर्माता कंपनी हुंडई के विवादित ट्वीट को लेकर के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने हुंडई के विवादित ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए हुंडई कार के बायकॉट अभियान का समर्थन किया। गृह मंत्री ने कहा कि हुंडई ने जो कुछ किया वो आपत्तिजनक है। कंपनी को खेद प्रकट करना चाहिए, वरना भारत की जनता जब मन बना लेती है तो फिर सामान नहीं खरीदती। हालांकि कंपनी ने ट्विटर पर बायकॉट हुंडई ट्रेंड होने के बाद सफाई देते हुए कहा कि ये भारतीय राष्ट्रवाद का सम्मान करते हैं। कंपनी ने भारत को हुंडई ब्रांड के लिए दक्षिण कोरिया के बाद दूसरा घर भी करार दिया। ये भी कहा कि हमें ऐसे पोस्ट से जोड़ा जा रहा है जिसका हमसे कोई लेने देना नहीं है। हुंडई पाकिस्तान नाम से बने एक ट्विटर हैंडल पर शनिवार को एक पोस्ट किया गया था जिसमें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के स्टैंड के पक्ष में लिखा। हालांकि वो हैंडल वेरीफाइड नहीं है, लेकिन पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय यूजर्स को ठीक नहीं लगा और सुबह से ट्विटर के साथ साथ बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर #बायकॉट हुंडई ट्रेंड होने लगा। वास्तव में हुंडई का ये कृत्य आपत्तिजनक है। इस तरह की कारगुजारी नहीं करना चाहिए उन्हें कार के लिए कि आप सीधा का सीधा राष्ट्रीयता पर चिन्ह लगाओ। मेरे ख्याल से उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। इस तरह की कारगुजारी फिर न हो, अन्यथा भारत की जनता जब मन बना लेती है तो फिर खरीदती ही नहीं है सामान। मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने घर घर चलो अभियान को प्रभावी बनाने की कवायद में जुटी है और इसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रही है, जिसमें कार्यकर्ताओं को बीजेपी के आरोपों के जवाब जनता के बीच जाकर देने के गुर सिखाए जा रहे हैं। अपने जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस ने आज जबलपुर में कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग कैंप में ट्रेनिंग दी।
इसमें कार्यकर्ताओं को बीजेपी के चुनावी वायदों के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करने और कांग्रेस शासनकाल में हुए जनहित के कामों को जनता तक पहुंचाने के टिप्स दिए। जबलपुर में प्रशिक्षण शिविर में शामिल पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा, इस ट्रेनिंग के बाद कार्यकर्ता घर घर चलो अभियान में बीजेपी के फैलाए भ्रम को दूर करने का काम करेंगे। पीसी शर्मा ने दावा किया कि प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति साल 2018 से और बेहतर है। चौदह नवंबर को हमारा जन जागरण अभियान पदयात्राएं शुरू हो गई थी, उसकी नकल इन्होंने की है और 1 रुपये 60 पैसे गाय का चारा करते थे। कमलनाथ जी की सरकार ने उसको 20 रुपये किए, फिर इनकी सरकार आई 3 रुपये कर दिए। इन्होंने गौ हत्या के लिए जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में बिजली के दाम एक बार फिर बढ़ाने की कवायद है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में एक याचिका दायर कर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की। पावर मैनेजमेंट कंपनी ने साल 2020-21 में 4,981 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया और इसकी भरपाई के लिए बिजली के दर बढ़ाने की बात की। तकनीकी भाषा में कहे तो कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में ट्रू अप यानी कि सत्यापन याचिका दायर की, जिसमें आकलन से करीब 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा का घाटा बताते हुए बिजली के दाम बढ़ाने की मांग है। आयोग ने कंपनी की याचिका पर 8 फरवरी तक जनता से आपत्तियां मांगी और इसके बाद 22 फरवरी को आपत्तियों पर सुनवाई होगी। बिजली के दाम बढ़ाने पर कोई फैसला इसके बाद लिया जाएगा। जबलपुर में बिजली मामलों के जानकार राजेंद्र अग्रवाल ने कंपनी की याचिका पर 20 बिंदुओं पर आपत्ति दायर कर आयोग को भेजी है। सरप्लस बिजली है। इनने सत्यापन याचिका में सरप्लस बिजली के कारण 3224 करोड़ रुपए का जो इनको नुकसान हुआ है उसको पूर्णतः छुपा लिया गया है और वह उपभोक्ताओं से वसूल करने के लिए याचिका आयोग में दायर की है, जिस पर 8 तारीख तक आयोग ने आपत्ति बुलाई है और जिस पर 22 फरवरी को जनसुनवाई आयोजित की गई है। हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, दर बढ़ाने की बात पहले भी की गई थी, एक बार फिर से दर बढ़ाने की मांग है, बताएं इस बारे में। जी हाँ पुनीत, यूँ तो हर साल बिजली कंपनियां अपने वार्षिक जो राजस्व की आवश्यकता है उसका एक टैरिफ याचिका राज्य विद्युत नियामक आयोग में पेश करती है, लेकिन इस बार की जो टैरिफ याचिका थी वो तकनीकी आधार पर खारिज हो गई थी और नया प्रस्ताव जो है बिजली कंपनियों की ओर से बनाया जा रहा है। लेकिन वास्तविक आय और खर्च का जो अंतर होता है वो सत्यापन याचिका के ज़रिए भी आयोग से उस घाटे की प्रतिपूर्ति करने की मांग की जाती है और यही ट्रू अप याचिका, जिसे सत्यापन याचिका कहते हैं, वो साल 2020-21 के लिए अलग से दायर की गई है और राजस्व आवश्यकता की टैरिफ पिटीशन भी दायर की जानी है। लेकिन फिलहाल जो ट्रू अप पिटीशन साल 2020-21 के लिए दायर की गई है मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी की ओर से, इसमें तकरीबन 5,000 करोड़ रुपयों का घाटा बताया है और बिजली कंपनी ने राज्य विद्युत नियामक आयोग से इस घाटे की भरपाई के लिए प्रदेश में बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है पुनीत कि इस 5,000 रुपये के घाटे में सरप्लस बिजली होने के बावजूद जो बड़े पैमाने पर निजी कंपनियों को राशि चुकाई गई तकरीबन 3200 करोड़ रुपयों की, उसकी भी भरपाई की मांग जो है वो बिजली कंपनियों ने की है। सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश सरप्लस पावर स्टेट है पुनीत, लेकिन कई पीपीए पावर परचेज एग्रीमेंट मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसे किए हुए हैं जिसमें यदि बिजली खरीदी भी नहीं जाती तो भी एक फिक्स कॉस्ट की अदायगी बिजली कंपनी की ओर से उन निजी कंपनियों को की जाती है। तो तकरीबन 3,000 करोड़ रुपयों का ये अतिरिक्त बोझ है जो बिजली कंपनियों को उठाना पड़ता है। लेकिन इसके साथ ही साथ ट्रांसमिशन एंड लाइन लॉस जो होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में पारेषण हानि कहते हैं या बिजली चोरी कहते हैं, उसकी भरपाई भी करने के लिए तकरीबन 2,000 करोड़ रुपयों का ये फिगर है। ऐसे करके 5,000 करोड़ रुपयों का घाटा जो है बिजली कंपनियों ने बताया है और प्रदेश में बिजली के दाम फिर बढ़ाने की मांग की है। हालांकि राज्य विद्युत नियामक आयोग इस पर फैसला लेगा 8 फरवरी यानी कल तक। जिसे भी इस प्रस्ताव पर आपत्ति है, मध्य प्रदेश का कोई भी बाशिंदा वो इसके लिए आपत्ति फाइल कर सकता है और ऐसा तय किया है राज्य विद्युत नियामक आयोग ने। जो जाहिर सूचना जारी की है उसके तहत 22 फरवरी को राज्य विद्युत नियामक आयोग जनसुनवाई करके आपत्तियों का निराकरण करेगा और उसके बाद बिजली के दाम बढ़ाने को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन वार्षिक राजस्व आवश्यकता की जो टैरिफ पिटीशन होती है वो दायर करने से पहले पिछले साल की साल 2020 और 21 में हुए एक्चुअल जो घाटे की एक याचिका दायर की गई है और इसमें एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग की गई है। देखना होगा कि इन तमाम आपत्तियों पर सुनवाई के बाद राज्य विद्युत नियामक आयोग पुनीत किस तरह से फैसला लेता है।
चलिए देखना होगा कि किस तरह का फैसला होता है। फिलहाल आपत्तियां इसमें 8 तारीख तक आम जन से मंगवाई गई। शुक्रिया आपका विजेंद्र इस पूरे अपडेट के लिए। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार का पूरा जोर है, तो वहीं भोपाल नगर निगम 13 प्रोजेक्ट के तहत 43,000 मकान अब तक नहीं बना पाया। नगर निगम ने इन्हें सरेंडर करने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। निगम के अधिकारियों का तर्क है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटन की समस्या आ रही, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहा नगर निगम केंद्र और राज्य सरकार के अंशदान के बाद भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहा। मामले पर निगम कमिश्नर ने बताया कि नगर निगम पहले भी कई आवासीय प्रोजेक्ट पूरे कर चुका है, लेकिन जमीन आवंटन में आने वाली दिक्कतों के चलते पीएम आवास योजना के 13 प्रोजेक्ट्स को सरेंडर करेंगे। मामले पर आरटीआई कार्यकर्ता ने निगम पर पीएम आवास योजना में आर्थिक गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। कि भोपाल की जनता, जो आम जनता चाहती थी कि उसको भी प्रधानमंत्री की योजना का लाभ मिले, आज वो उससे वंचित हो जाएगी। नगर निगम कमिश्नर विगत 2 सालों से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन जारी करवाते हैं, लेकिन धरातल पे उतरकर नगर निगम भोपाल के कमिश्नर कभी नहीं देखते। 2021-22 में ऑलमोस्ट 175 करोड़ का काम हो चुका है और हम लोग करीब 200 करोड़ तक का काम करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा आवास और कंप्लीट करने के लिए काम कर रहे हैं और कम से कम 4-5 हज़ार आवासों के लिए अब शहर के बाहर भी हमने भूमि चिन्हित किया है, जो जहाँ पे भूमि मिलने की संभावना है और छोटे छोटे ईडब्ल्यूएस और नॉन ईडब्ल्यूएस के घर बन सकते हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में अग्निकांड हुआ था और उसमें बच्चों की मौत के मामले में अभी तक दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। विधायक मसूद की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर इस अग्निकांड में अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, सभी पीड़ितों को अभी तक मुआवजा क्यों नहीं दिया गया। याचिका पर 2 हफ्ते बाद अगली सुनवाई की जाएगी। याचिका में कहा गया है हमीदिया अस्पताल में हुए अग्निकांड के वक्त अस्पताल में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें से 10 बच्चों की मौत हो गई थी। बाकी 30 बच्चों ने कुछ दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सरकार ने सिर्फ 11 बच्चों की मौत पर मुआवजा दिया। बाकी बच्चों की मौत के बाद परिजनों को कोई राशि नहीं दी गई। तो हमने इस पिटीशन के माध्यम से निवेदन किया पीआईएल में कि उन पे परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए और एक हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाए और जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और सेफ्टी नॉर्म्स का जिन्होंने पालन नहीं किया है उनको तुरंत उनके पद से अलग किया जाए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशपति ने मोशन हियरिंग में इसको स्वीकार किया है और संबंधित लोगों को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने का आदेश दिया है इन्होंने। मध्य प्रदेश में एमएसपी पर गेहूं की खरीदी के लिए पंजीयन शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने किसानों से अधिक पंजीयन कराने की अपील की। वहीं इस बार गेहूं खरीदी के नियमों में सरकार ने बदलाव किया है। गुणवत्ता युक्त गेहूं खरीदने के लिए सरकार ने खरीदी केंद्र पर किसानों से छन्नी लगाकर गेहूं का खरीदी करने का प्रावधान किया। साथ ही किसानों की उपज के सत्यापन के लिए अंगूठे के निशान की पहचान ली जाएगी। मामले में कांग्रेस ने सरकार पर कई सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि छन्नी लगाकर गेहूं खरीदने पर किसानों को नुकसान होगा। हालांकि सत्ता पक्ष सरकार के अपने फैसले को सही बताते हुए इसकी पैरवी करते नजर आए। गेहूं का डाटा भी इकट्ठा करेंगे ये और छान के अभी तक सब पैसा किसान को मिल जाता था। अब जो कहीं टूटा हुआ नहीं लेंगे। ये किसानों की फसल की भी हत्या है जिससे उसको पूरा पैसा नहीं मिले। छन्नी लगाई इसलिए जाती है कि माल को ठीक किया जाए। अगर गुणवत्ता से खराब माल उसके अंदर कटा हुआ बारीक दाना अगर वो होगा तो वो वहाँ छान लिया जाएगा। छान के अच्छा माल किसान का ले लिया जाएगा और जो छालन रहेगी, जो छाटन रहेगी वो किसान को पोटली भर के वापस दे दी जाएगी। स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली इंदौर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत एकेडमी स्थापित की जाएगी। एक म्यूजियम भी बनेगा। म्यूजियम में लता दीदी ने जितने भी गाने गाए हैं वो सब कुछ उपलब्ध होंगे। इंदौर में उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उनके जन्मदिन पर हर वर्ष लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। ये सभी घोषणाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। इंदौर जिला प्रशासन को इसके लिए भोपाल से निर्देश मिल चुका है। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी। जल्दी जमीन का चयन किया जाएगा। लता दीदी की सभी यादों को संजोए रखने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का है। निर्देश प्राप्त हुए हैं भोपाल से
कि हमें सम्मानीय लता मंगेशकर जी की स्मृति में ये कार्य करना है और जैसे डिटेल निर्देश मिलेंगे हम ये कार्य आरंभ कर देंगे। चलिए देखते हैं दिन की बिग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की। धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पीएम ने पहले लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि लता जी के गीत देश में एकता के प्रतीक रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कोरोना के बाद विश्व नई व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। लीडरशिप के रूप में भारत को कम आंकना ठीक नहीं। संसद में प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को मेक इन इंडिया से दिक्कत है, क्योंकि उनके लिए इसका मतलब भ्रष्टाचार नहीं होगा, वैसे पैसे जुटा नहीं पाएंगे। रक्षा के विभाग से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को हल करने का प्रयास सरकार ने किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने अपने गरीबी हटाओ नारे के कारण कई चुनाव जीते, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। पंडित नेहरू ने कहा था, कोरिया युद्ध मुद्रास्फीति का कारण बनता है। कांग्रेस की नीति है, फूट डालो राज करो। गोवा में चुनावी रैली के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी सरकार अगर गोवा में बनती है तो हम राज्य की सारी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% सीटें आरक्षित कर देंगे। ग्वालियर में पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला और उनकी पत्नी पुष्पा के बैंक लॉकर से लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के जेवरात गायब हो गए। पूर्व मंत्री ने बताया कि एसबीआई बैंक के लॉकर में 26 फरवरी 2020 को जेवरात मौजूद थे, लेकिन 25 जून 2021 को लॉकर ऑपरेट करने पहुंचे तो गहने गायब। जब पुष्पा ने बैंक से इस मामले में जानकारी मांगी तो बैंक ने पुलिस को उसकी सूचना नहीं दी। बैंक अधिकारियों ने पुष्पा को बताया कि लॉकर में मौजूद सामान की पूरी जिम्मेदारी लॉकर मालिक की है। झारखंड में ऐसी घटना में पुलिस द्वारा बैंक मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की खबर पड़ने के बाद पूर्व मंत्री ने एसपी से इसकी शिकायत की। एसएसपी अमित सांघी का कहना है कि बैंक लॉकर तभी खोले जा सकते हैं जब बैंक और ग्राहकों की चाबियां एक ही समय में इस्तेमाल की जाएं। क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। हमारा लॉकर था, हमारी पत्नी के नाम से लॉकर था। हमारे लॉकर में जीरो सामान सारा उसमें से खाली हो गया था। एसपी के पास शिकायत करी कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, उसमें सामान चला गया है। बैंक का लॉकर बड़ा सिक्योर रहता है और डबल की से ऑपरेट होता है। बैंक वाले भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं, तो ये एक विस्तृत गहन जांच का विषय है और इसमें मैं पुनः जो प्रभारी क्राइम ब्रांच है उनको बोलूँगा कि इसकी त्वरित जांच करें और फिर जांच में अगर कुछ तथ्य आते हैं तो उस पर वैसी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज से 2 दिवसीय नर्मदा महोत्सव की शुरुआत हुई है और इस मौके पर खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। साथ ही भगवान ओंकारेश्वर और ममलेश्वर की पूजा अर्चना की। शिव मंदिर में मां नर्मदा का विशेष श्रृंगार कर महाभिषेक और यज्ञ किया। होशंगाबाद में मां नर्मदा का अभिषेक और पूजन हुआ। कल दोपहर सिठानी घाट पर मां नर्मदा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम शाम 6 बजे होगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। अमरकंटक में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देश भर से आए संतों ने हिस्सा लिया। खरगोन के बड़वा में नर्मदा के तट पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। नर्मदा का 501 लीटर दूध से अभिषेक किया। जबलपुर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।